हाँ जी भाई, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा पेपर है वो है कैम्ब्रिज IGCSE फिजिक्स पेपर 2 मल्टीपल चॉइस एक्सटेंडेड 062522 अक्टूबर नवंबर 2024। 45 मिनट्स इज द टाइम। दिस इज आवर नेम, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर एंड कैलकुलेटर नंबर। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी भाई, आ जाओ। पहला सवाल क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं दो मैग्नीट्यूड F1 एंड F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर? या देखो, मैं कह देता हूँ ये हमारे पास हो गया F1। ओके, ये हम कह देते हैं हो गया F2। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रायंगल। ओके, यहां से हेड टू टेल। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसका मैं इसको R कह देता हूं। तो अब R क्या होगा? R स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा यहाँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, तो R बन जाएगा F1 प्लस F2 स्क्वायर स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा नॉट D, नॉट C, नॉट B, इट्स A। Let's move on. A boy takes 30 minutes to cycle a distance of 8 kilometer. Okay, then he walks a further distance of 2 kilometer in 15 minutes. What is the average speed? ये किलोमीटर पर आर में दी हुई है। ओके, पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में निकाल देते हैं, उसके बाद हम किलोमीटर पर आर में कर देंगे, या ऐसा करते हैं हम मिनट्स को ही आर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अच्छा तरीका है कि हम मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर दें। ओके, या अगर हम मीटर पर सेकंड में करें तो फिर वो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ नहीं, वो लंबा नहीं होगा। उसको हम फाइनल आंसर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 ओवर 1000 से। अभी हम इसको मिनट्स को कर देते हैं आवर्स में। ठीक है, तो 45 मिनट्स कितने होते हैं? 45 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? लेट्स डू रेशो। ठीक है, रेशो से करते हैं। देखो यार, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 45 में कितने होंगे? एक्स होंगे। एक्स क्या हो जाएगा? 45 ओवर 60 हो जाएगा। ये कितना होता है? कैलकुलेटर। 45 ओवर 60, 3/4, 3/4 विच इज 0.75। ओके, ये हो गया मतलब 0.75 आवर्स है। ये हमारे पास कितना था? आवर्स और मिनट्स की रेशियो है ये। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ ठीक है, तो अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल टाइम इन आवर? टोटल डिस्टेंस हम इसको ले रहे हैं किलोमीटर में। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 8 + 2, 8 + 2 तो दैट्स 10, लेकिन हम 8 + 2 लिखते हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम? इट इज 0.75। तो 10 को हमने डिवाइड करना है 0.75 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10 ओवर 0.75, ये आ रहा है 13.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, R की पावर -1 ऐसे। ये हो गया हमारे पास डी आंसर। आ जाओ, 2 सेकंड में डी आ गया। हाँ जी, अब आ जाओ। क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं स्मॉल लाइट बॉल। अच्छा, क्या इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल की बात की है? नहीं। तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9.8। ठीक, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 9.8। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का ग्रेडियंट। तो ये कांस्टेंट नहीं है। ओके, आ जाओ। तो मतलब ये तो गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। हाँ जी। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, ये भी तो बता रहा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी, अच्छा यहाँ तो 0। हाँ ठीक है, कोई मसले बात नहीं है। सही 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 सही। हाँ जी, इनिशियल उसने कहा था कि इनिशियल लाइट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। इट इज ड्रॉप्ड। तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। ये कब होता है? जब एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, ये एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, जैसे अभी है, इज नॉट नेग्लिजिबल। और ये हमारे पास होता है टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड, ये हमारा ग्राफ होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये तो हमारे पास ये जैसे जैसे वो हो रही है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो ग्रेड स्पीड है वो हो रही है, बढ़ रही है। हाँ जी, स्पीड बढ़ रही है, और जो ग्रेडियंट है वो कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, अंटिल जब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो 0 हो जाता है इस पोर्शन में। ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को रीच कर जाता है। एक्सेलरेशन हमारी 0 हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स हमारी 0 हो जाती है, वेट हमारी एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है। ये सारी टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी है। ओके, इसलिए, और ये कह रहा है कि स्पीड को पहले तो स्पीड हमें 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये गलत है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि जो हमारा जो वो है स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। स्पीड जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे इनिशियली 0 से स्टार्ट करोगे तो वो नीचे जा रहा है, तो वो स्पीड उसकी इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी।
ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को हम कह रहे थे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी। ओके, और भाई ये वाला है ना हमारे पास, ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास जब कांस्टेंट हो। क्या मतलब? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये एक तब का ग्राफ है जब हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर हो? 9.8 के। ठीक है, ये तब का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये तब का ग्राफ है जब नो एयर रेजिस्टेंस हो, क्योंकि तब जब नो एयर रेजिस्टेंस होगी तब नो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तब कोई टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे पास तब का ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास तब उस केस में हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। अभी हमारे पास ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, अभी हमारे पास लगेगा सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ही सेइंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? ही इज सेइंग व्हाट अ स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। सही पढ़ना है, करेक्ट नहीं है, उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है। It changes the mass of an object. The mass of an object is constant. It is never changed. It is equivalent to the acceleration of free fall. Yes. Let me show you. Let me show you how. What is defined by gravitational field? Gravitational field is force per unit mass. इस तरह ही जी हाँ जी. What is the acceleration? The acceleration is F is equal to ma Newton's third law. Newton's second law. Third law तो हमारे पास action reaction का है. A is equal to F over m. Okay. तो हमारे पास क्या होगा? Acceleration is equal to G हो गई. आप इस तरह भी समझ लो. The surface of Earth W is equal to mg. और हमारे पास जो वो है एफ जी, अभी हमने ये किया, अभी हम इसको एफ जी कह देते हैं ना। हाँ जी, ये हमने कहा था, कहाँ गया? ये रहा एफ जी और ये था एफ जी, ये एफ जी हो गया, ये एफ जी हो गया। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जी, और हमारे पास जो एफ जी है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? वेट के बराबर। तो इधर मतलब वही होगी बात हमारे पास कि एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ जी, जहाँ भी मैंने एक्सेलरेशन ऑफ जी लिखी, यह कैपिटल जी लिखना है। एक्सेलरेशन ऑफ जी इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एम जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी, ये वही बात होगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी। यहाँ हमने भी एक्सेलरेशन जी करी। ओके, तो ये मतलब एक्सेलरेशन जी क्या होती है? ये एक्सेलरेशन जी क्या होती है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन जी हमारे पास होती है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ओके, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर केजी। यस, ये इधर से यूनिट है, ये देखो, एफ का यूनिट न्यूटन होता है, इसका केजी होता है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर केजी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मैंने भी दिखाया, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। सही बात है, ये हमारे पास गलत, हमने गलत बात देखनी है। जब हाँ जी, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होती है। ठीक है, मास ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हमारे पास जी जो है वो चेंज हो जाता है। ये बात आपको A2 में जाके आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। अभी हमारे पास इसका आंसर है ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ जी। हाँ जी, वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं थ्री लिक्विड्स पी एंड क्यू हैव डिफरेंट डेंसिटीज। अच्छा, पी की, ये भाई मुझे पता चल गया कि पी की डेंसिटी जो है वो क्यू से ज्यादा है और आर से भी ज्यादा है, और क्यू की ये मैं लिख भी लेता हूँ। पहले मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और मैंने पी हमने किया था ब्लू से, रो ऑफ पी इज ग्रेटर देन रो ऑफ क्यू, ये हमने ग्रीन से कहा था, रेड से रो ऑफ क्यू विच इज ग्रेटर देन रो ऑफ आर। ओके, क्यों? क्योंकि जो डेंसर है वो नीचे चला जाता है, जितना कोई मटेरियल डेंस होगा वो नीचे चला जाएगा, और जितना वो क्या कहते हैं डेंस नहीं होगा तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, जो कम डेंस है वो फ्लोट करेगा, जो ज्यादा डेंस है वो सिंक करेगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, हैव डिफरेंट डेंसिटीज एंड दे डू नॉट मिक्स। ओके, द लिक्विड्स आर प्लेस्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड अलाउड टू बी सेटल्ड। अ स्मॉल ब्लॉक इज देन ब्लॉक इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड कम्स टू द रेस्ट। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0। व्हाट स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज करेक्ट? द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, सुन लो यार ये क्या हो गया? हाँ जी, P इज ग्रेटर देन ब्लॉक की डेंसिटी विच इज ग्रेटर देन P ऑफ Q, रो ऑफ Q विच इज ग्रेटर देन रो ऑफ R। ओके, क्यों? क्योंकि ब्लॉक है, देखो सुन लो, जो ब्लॉक है वो Q में सिंक कर जाता है, क्यू में। उसका मतलब वो क्यू की जो उसका डेंसिटी है वो क्यू से ज्यादा है, इसलिए वो सिंक कर जाता है। लेकिन उसकी डेंसिटी पानी उससे कम है, पी से कम है, इसलिए वो वहां फ्लोट कर जाता है। ठीक है, इस तरह समझो, जब आप पानी डालते हो तो जब आप बर्फ डालते हो तो वो फ्लोट करती है पानी में। क्यों? क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है। लेकिन जब आप सैंड डालते हो या कोई आप मेटल डालते हो, कॉपर वगैरह, आयरन वगैरह, तो वो पानी में सिंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ओके, सिंपल स्टफ है। पानी बर्फ और मिट्टी और सैंड और मतलब कॉपर, इनको आपने याद कर लेना, इनको आपने देख लेना है। आप इनकी डेंसिटीज भी याद कर लो तो वो अच्छी बात हो जाएगी आपको, फिर और समझ लेना है कैसे क्यों होता है। ओके, तो अभी हमने कहा था कि इट इज ग्रेटर देन क्यू से ज्यादा होनी चाहिए एंड आर से भी ज्यादा होनी चाहिए। इट इज इक्वल गलत, इट इज ग्रेटर देन बी गलत, इट इज ग्रेटर देन आर यस सही, इट इज ग्रेटर देन क्यू नहीं गलत। हमारे पास आंसर आ गया सी। लेट्स मूव ऑन। द डायग्राम शो द यूनिफॉर्म बीम पिवटेड एट इट्स सेंटर। यूनिफॉर्म बीम का क्या मतलब है? द सेंटर ऑफ मास जो है वो डिवाइडेड बाय 2 होगा। ओके,
स्टूडेंट अप्लाई टू फोर्सेस F1 एंड F2। ओके ओके, ये इस तरह, ये इसको ऐसे घुमाएगी और ये इसको ऐसे घुमाएगी। यस, लेट्स मूव ऑन। विच रो इज करेक्ट? विच रो इज करेक्ट? क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, लेट्स राइट फ्रॉम बैक, क्लॉकवाइज मोमेंट तो वो होगा हमारे पास F2 इंटू D4, यही है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? वो होगा हमारे पास F1 इंटू D3, F1 इंटू D3, F1 इंटू D3, ये होगा हमारे पास। तो हमारे पास वहाँ क्या आ रहा है? ये गलत है, ये भी गलत है, यस ये भी गलत है, तो ये आ गया F2 D4 एंड F1 D3। यस, आंसर इज D। लेट्स मूव ऑन। Question 7. What is he saying? He is saying which expression can be used to determine the impulse? The impulse. What is meant by impulse? Impulse क्या होता है? Impulse on anything. Doesn't matter कोई टेनिस बॉल है या कुछ और है. What is meant by impulse? Impulse is the change in momentum. Okay. What is the Newton's second law? Newton's second law क्या होता है? बल्कि Newton's second law भी नहीं. Force की definition क्या होती है? Okay. Newton's second law है ये, लेकिन ये Newton's second law से निकली है. ठीक है. ये हमने लिखा है force की definition में. तो impulse आ गया हमारे पास. ये होता है impulse. इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। क्या यूनिट होता है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम का, इम्पल्स का? न्यूटन सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एफ इंटू डेल्टा टी, या सिंपल टी लिख लो, कोई मसले की बात नहीं। ओके, ये हो गया हमारे पास। ओके, और आप ये भी लिख सकते हो एम वी माइनस यू, के जी मीटर पर सेकंड वी होता है हमारे पास इम्पल्स का। ठीक है, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है इम्पल्स की। फोर्स इंटू टाइम, यस, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये गलत है। मैस इंटू इनिशियल वेलोसिटी गलत, ये होती है रिजल्टेंट फोर्स, ये भी गलत है। Which row shows the process by which energy is released in the sun? Doesn't matter energy sun में रिलीज होती है या किसी भी स्टार में रिलीज होती है, तो वो कैसे रिलीज होती है? होती है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें होती है? हीलियम में। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। ओके, कहाँ गया? हाँ जी, आ जाओ। तो सब जगह फ्यूजन है। ओके, by which energy is transferred to dirt? Energy is transferred to dirt by radiation. Okay, कौन सी रेडिएशन? आई विल टेल यू द नेम, इंफ्रारेड रेडिएशन, दे आर हीट रेडिएशन, उसको हम हीट रेडिएशन कहते हैं। सारी जो हीट रेडिएशन आ रही होती है, जो अर्थ में भी हीट रेडिएशन होती है, वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। जो टीवी के सिग्नल जो आप कहते हैं ना, टीवी का रिमोट, वो भी आपका इंफ्रारेड रेडिएशन से जाता है। ओके, फिर एंड बाय वे इट इज स्टोर्ड व्हेन इट रीचेस अर्थ, इट इज तो वो बायोफ्यूल के लिए स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि बायोफ्यूल जो एनर्जी होती है, ये बायो वालों को पता होगा कि इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ट्रीज एंड बाकी जो लिविंग थिंग्स है उसको। ठीक है, जो ट्रीज वगैरह है ना, वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स भी करते हैं, लेकिन ये मेनली जो है ये ट्रीज अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं ये एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं, वो न्यूक्लियर, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन अभी नहीं चल रहा, अभी हमारे पास बायोफ्यूल में स्टोर होते हैं। ओके, हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 20 kg, इट हैज टेकन स्टेयर्स अप टू अ हाइट ऑफ 4, व्हाट इज द इंक्रीज इन जीपी? इन जीपी क्या होता है? एम जी डेल्टा एच, व्हाट इज द मास? 24 एंड ओके 29.8 and 4. The answer is 780 joules. Simple, 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 simple. आ जाओ। आगे क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं electrician uses a lifting machine as shown. The lifting machine takes 44.5 seconds to lift the electrician a vertical height of this. This is the change in height. The mass of the electrician is this. The energy जो मोटर है उसकी जो पावर है ये है। अच्छा, what is the work done? Work done is the increase in GP. ठीक है, change in GP अभी जो हुआ है। Let's calculate the change in GP through mg delta h. What is mass? The mass is 72, 9.8. And what is the height? The height is 3.2. The height is 3.2. Let's calculate it. ये हमारे पास आएगा 72 into 9.8 into 3.2. That is 2257. 2257.92 joules. Okay. Okay, okay, okay. And what is the time? It is 4.5. तो हम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं, जो यूजफुल पावर आउटपुट है, यूजफुल, बल्कि हम पावर आउटपुट कहते हैं अभी, मतलब पावर आउटपुट जो यूजफुल आउटपुट हमारे पास आ रही है, पावर आउटपुट। व्हाट इज इट? इट इज, पावर क्या होता है? वर्क डन ओवर टाइम, या यू कैन से एनर्जी ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। ओके, so what is the work done? 2257.92. okay, आ जाओ आगे। टाइम इज 4.5। what is the useful power output? ये हमारे पास आ रही है 502
आंसर ओवर 4.5 502 502 वाट्स। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, या और ये इक्वेशन है, याद रख लो, ये बड़ी यूजफुल है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इनपुट प्लस गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉस। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट, क्या कहते हैं, आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। टोटल इनपुट में क्या आ जाएगा, टोटल इनपुट में ये गेन वाला भी आ जाएगा। टोटल इनपुट क्या होता है, टोटल इनपुट होता है हमारे पास इनपुट प्लस गेन। अभी हमारे पास ना लॉस था ना गेन था, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आउटपुट हमारे पास कितना था, 502। इनपुट पावर कितनी थी हमारे पास, 2 किलोवाट्स। 2 किलोवाट्स 2 इंटू 10 की पावर 3। तो दिस इज आंसर ओवर 2 इंटू 10 की पावर 3। 0.25 0.25 0.25। उसने परसेंटेज नहीं कहा, इसलिए हम ऐसे निकाल रहे हैं। 0.25 आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन। Stub altimeter is used to change the air pressure to measure height. It is the pressure at sea level at on a particular day, but with the pressure at top of the 630 830. Take the constant density of air to be constant. यार सब कुछ बनाओ, पहले बनाओ। ये देखो, ये हमारे पास पानी है, ठीक है। इसमें उन्होंने प्रेशर हमें कितना बनाया हुआ है, प्रेशर हमारे पास कितना है, सी लेवल पे प्रेशर कितना है, 100 किलो पास्कल्स। 100 किलो पास्कल्स। अब ये हमारे पास एक सरफेस है, लेट्स से यहाँ कर लेते हैं। ओके, इधर हमारे पास क्या है, ये हाइट हमारे पास कितनी है, 830 मीटर्स। व्हाट इज द प्रेशर हियर, लेट्स मार्क इट फ्रॉम रेड। प्रेशर हियर क्या है, यही वो पूछ रहा है। यस, यही पूछ रहा है। तो अब हम अभी प्रेशर का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रेशर विच इज चेंज इन प्रेशर। लेट मी अभी चेंज इन प्रेशर का बताता हूँ ये क्यों होता है। चेंज इन प्रेशर इज रो जी डेल्टा एच। ये हमारे पास क्या चीज रही है, ये होता है हमारे पास चेंज इन हाइट। जो हम प्रेशर मेजर करेंगे वो चेंज इन प्रेशर होगा। यहाँ का प्रेशर अबाउट यहाँ का प्रेशर माइनस करेंगे तो ये जो चीज आएगी ये आएगी चेंज इन प्रेशर। ये हम मेजर कर रहे होते हैं इस फॉर्मूला से, रो जी डेल्टा एच से, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच है तो यहाँ भी डेल्टा एच होगा। हाँ जी, तो हमारे पास रो क्या है, 1.3। यस, 1.3 इज द रो। हमारे पास जी क्या, इंटू 9.8 इंटू height is 830. 830. Let's calculate 1.3 into 9.8 into 830. 10574.2 पास्कल्स। अब आप ये भाई याद रख लो बात कि जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सारी बात बता रहा है वो, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बता रहा है। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं सरफेस से, जब हम अर्थ की हवा में जा रहे होते हैं, जब हम अर्थ को छोड़ रहे होते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज चला जाता है, डिक्रीज करता जाता है। जब हम अर्थ को छोड़ देते हैं तो हमारा प्रेशर 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, कम। इसलिए हम ऊपर यहाँ रखेंगे 100। हाँ जी भाई, इनिशियल प्रेशर क्या था हमारे पास 100 किलो पास्कल्स। तो ये हो जाएगा इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 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 करना है, हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है। बड़ी वैल्यू नीचे रखनी है, छोटी वैल्यू हमने, क्योंकि यहाँ हमने अभी कहा है कि जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज। ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज। अपवर्ड्स जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ओके। और यहाँ हम जो ले रहे थे वो रहता है चेंज इन प्रेशर, ओके। अब हमने इधर आ गए तो हमारे पास क्या है, चेंज इन, हमारे पास चेंज के बराबर है। चेंज हमारे पास कितना था, 10574 10574.2। तो अब ये करोगे तो हमारे पास एक्स आएगा 89 किलो पास्कल्स, ओके। आंसर क्या आएगा, सी। आपने उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना होता है। आपके पास वो आ रहा होगा 10 की पावर 3। आप कैलकुलेटर में ईएनजी का बटन होगा, उसको इस्तेमाल करना, वो 10 की पावर 3 में आपको दे देगा आंसर, ओके। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, आइस एंड लिक्विड। सॉलिड, आइस, सॉलिड, अच्छा, लिक्विड एंड गैस। इन विच स्टेज इन द मोशन पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशनल होते हैं व्हेन दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है, जब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा कम होता है, वो सबसे कम होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा सी। आगे आओ, बाकी हमें नहीं होता, ओके। क्यूब हैज साइड्स 2 मीटर लॉन्ग, द क्यूब कंटेन द गैस एट प्रेशर दिस, ओके। इसमें हमारे पास बॉयज लॉ हो रहा है। सेकंड क्यूब हैज साइड्स, ठीक है, 4 मीटर,
द क्यूब कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ गैस एज द फर्स्ट क्यूब एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो हमारे पास ये चीज है, टेम्परेचर सेम है तो हम ये बॉयल्स लॉ लग जाए, ये फिर बॉयल्स लॉ बन जाता है। ओके, बॉयल्स लॉ क्या बन जाएगा? बॉयल्स लॉ होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, ये जो चीज है ना, ये किसके बराबर होती है? ये होती है NR के बराबर होती है ये, या इसको आप इसको ये भी कह सकते हो NK के बराबर। यहाँ जो आप यहाँ याद रखना, ये होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या मतलब? केल्विन में टेम्परेचर होता है यहाँ। ओके, बट चेंज इन जो ये भी याद रख लो, चेंज इन टेम्परेचर जो आप डिग्री सी में करते हो वही चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन में होता है, ये भी याद रखो। ओके, और ये NR क्या होता है? ये होते हैं कि जैसा अभी वो कह रहे हैं ना, N होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R होता है मोलर गैस कांस्टेंट, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड द कैपिटल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन द सेम मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस सेम है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, सेम गैस सेम है, ठीक है, ये भी बात है। मतलब हमारे पास जो है NR और NK कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT और PV इज इक्वल टू NKT। ये चीज, ये दो चीज आप करोगे A2 में जाके, A2 में जाके। ओके, अभी हमने ये यूज करना है। हमारे पास पहले का प्रेशर, अच्छा पहले का तो वॉल्यूम प्रेशर, हमारे पास वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड किया, वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं पहले का। वॉल्यूम क्या आता है? क्यूब का L क्यूब, 2 क्यूब 8 हो गया, 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। दूसरे क्या है? 4 है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब, 4 क्यूब, 4 क्यूब हमारे पास होता है 64। ओके, आ जाओ। तो प्रेशर हमारे पास पहले का कितना है? 8000, और हमारे पास पहले का वॉल्यूम कितना है? 8000 इंटू 8। दूसरे का प्रेशर ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है? प्रेशर ढूंढना है। दूसरे का वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, P2 इंटू 64 इंटू व्हाट इज द आंसर? 64। P2 हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास P2 आ रहा है 1000 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास आंसर। आगे चलो, विच रो गिव्स द करेक्ट नेम फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स शोन? गैस टू लिक्विड, इवेपोरेशन इज लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। सही है, आ जाओ। मेल्टिंग होता है हमारे पास लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड हमारे पास मेल्टिंग होता है, ये होता है हमारे पास सॉलिडिफिकेशन और ये होती है मेल्टिंग। ओके, सिंपल यार, ये तो मैं क्या बोलूंगा। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम इज हीटेड एंड इट्स राइज इन टेंपरेचर इज मेजर्ड। उसको थर्मल एनर्जी अप्लाई किया, उसका टाइम टेंपरेचर जो है वो चेंज हुआ है। इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा ई। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? आपने नहीं बताया हुआ है। ओके, बट इंटरनल एनर्जी अभी आप उसको क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, राइज इन टेंपरेचर इज डेल्टा टी। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यही बात है। वर्क डन 0 होगा ना, इसलिए डेल्टा ई जो इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड के बराबर है। हाँ, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनेगी, वो करोगे आप लोग। अभी ये 0 है, इसलिए जो चेंज ये इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, चेंज इंटरनल एनर्जी, इसलिए वो Q के बराबर है। ये आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको कहते हैं, ये आप पढ़ोगे A2 में जाके, A2 में जाके आप पढ़ोगे, A लेवल के सेकंड ईयर में जाके। अभी हमारे पास Q क्या है? डेल्टा ई के बराबर, डेल्टा ई के बराबर। मास हमारे पास M है, एंड वो क्या है? टेम्परेचर में चेंज, डेल्टा T इज इक्वल टू C। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी है। ओके, आ जाओ जी भाई। नेक्स्ट सवाल क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज करेक्ट? ऑल मेटल्स कंडक्ट थर्मल एनर्जी इक्वली वेल। नहीं, वाटर इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर। कुछ पुअर थर्मल कंडक्टर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे ग्लास पुअर थर्मल कंडक्टर है, कुछ और वाटर भी पुअर थर्मल कंडक्टर है। मतलब कुछ ज्यादा हीट ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे जगह, कुछ अब्सॉर्ब कम कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ दोनों ही काम कम कर रहे होते हैं। पुअर थर्मल कंडक्टर जैसे होते हैं, अब्सॉर्ब भी कम करते हैं, ट्रांसमिट या इमिट जिसको आप बोलते हैं, जो हीट को बाहर निकालते हैं, उसको हीट को बाहर भी कम निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट होता है, हर कोई जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वाटर कोई डिफरेंट है, कॉपर डिफरेंट है, मेटल डिफरेंट है। ओके, कन्वेक्शन कैन ओनली अकर इन सॉलिड एंड लिक्विड। गलत, गैसेज होती है, ये गलत है, गैसेज होती है, ठीक है, ये गलत हो गया। कन्वेक्शन अकर इन लिक्विड बिकॉज ऑफ हॉट लिक्विड, ये हॉट है, ठीक है, ये हॉट लफ्ज लिखा हुआ है। हॉट लिक्विड इज मोर डेंसर देन कोल्ड लिक्विड। नहीं, हॉट लिक्विड इज लेस डेंसर देन कोल्ड लिक्विड। हॉट लिक्विड इज लेस डेंसर देन कोल्ड लिक्विड। ये होते हैं हमारे पास कन्वेंशनल करंट्स ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो कन्वेंशनल करंट्स हो रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास होती है। और ये होते हैं कि हॉट लिक्विड जो है वो लेस डेंसर होती है कोल्ड लिक्विड से। हॉट लिक्विड इज लेस डेंसर देन कोल्ड लिक्विड। ओके, ये हो गया गलत। आ गया, द रेडिएशन दैट ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस 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 यस, अभी मैंने कहा था हीट एनर्जी, वो जो सन से भी आ रही होती है, वो क्या नाम होता है? इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास 700 नैनोमीटर से कम होती है, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 700 नैनोमीटर होती है हमारे पास रेड की होती है 700 नैनोमीटर। लेट मी सी विप गियोर, यस, रेड की हमारे पास होती है 700 नैनोमीटर, लैम्डा बढ़ रहा होता है यहाँ, और हमारे पास यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है और एनर्जी बढ़ रही होती है। ओके, और इससे ये होती है 400 नैनोमीटर की, ये होती है 700 नैनोमीटर की। यहाँ ये विजिबल की है, ये सारी है विजिबल की, ये होगी हमारे पास विजिबल की। फिर हमारे पास आती है रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्स रे ग्लासेस। तो ये जो होती है यस, तो रेड से ज़्यादा ना वेवलेंथ था, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी में लिख दिया। तो ये आना था रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्स रे ग्लासेस। हाँ जी, अब हमारे पास ये सारा ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, और ये सारा ऑर्डर है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये सारा ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी का या इंक्रीजिंग एनर्जी का। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग व्हाट इज द नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स पर सेकंड दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ रेडिएशन नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ क्रस्ट या नंबर ऑफ ट्रफ्स या नंबर ऑफ कंप्रेशंस या नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, जो भी ये चीज है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट सवाल, क्यों क्या हमारे एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन कैन प्रोड्यूस अ डेंजरस वेव कॉल्ड सुनामी। ओके, this table gives typical data for tsunami. Okay, students suggest three conclusions about the data. The deeper the ocean, the faster the wave. Let's see. Deeper ocean है, faster wave है, सही बात है, सही बात। कम है तो उसकी जो हाइट कम है तो उसकी जो स्पीड है वो भी कम है, सही बात की है। The longer the wavelength, the faster the wave. वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी नहीं यार, वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। यस, वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है, वेवलेंथ कम है उसकी स्पीड कम है, सही बात की बच्चे ने, सही बात की है, दोनों बात सही की है बच्चे ने। द फास्टर द वेव द हायर द फ्रीक्वेंसी, गलत। ऊपर क्या, द फास्टर द वेव द लोअर द फ्रीक्वेंसी, v is equals to f lambda, lambda is inversely proportional to v f, लैम्डा बढ़ रहा है। अभी आपने ऊपर की बात हमने सही कही थी कि बच्चे ने सही बात की है, नीचे बात गलत कर दी है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ये गलत बात है, हमारे पास आ गया 1 2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, आ जाओ। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल क्या फरमा रहे हैं वो फरमा रहे हैं द डायगोनल फ्लो ऑफ द वेव एट वेवफ्रंट्स को क्या होता है जब वो एक हाथ पर कंट्रोल करते हैं। ये वेवफ्रंट्स होते हैं और इनके दरमियान क्या डिस्टेंस होता है, लैम्डा, सबसे ज्यादा। और इसको मैं ए कह देता हूँ, विड्थ का गैप, विड्थ की जो गैप बिटवीन विड्थ, सबसे जब ए एक्स लैम्डा के बराबर होगा तो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी। ओके, ये बहुत पेपर में आ गया। डॉट कॉज चेंज इन द शेप, डिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। दूसरा भी गलत है भाई, दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि दूसरा हमारे पास होता है डिस्पर्जन। वो कह रहा है डिस्पर्जन क्या होती है, डिस्पर्जन हमारे पास क्या चीज होती है, आपको ये पहले सुन लो, ये गलत चीज है। डिस्पर्जन हमारे पास क्या होती है, जब आप एक, ये आपके पास प्रिज्म है, न्यूटन साहब ने ये प्रिज्म बनाया था, यहाँ से व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट बना नहीं सकता, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। व्हाइट लाइट क्या होती है, पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक क्या होती है, ये व्हाइट लाइट होती है। ओके, ये अपनी व्हाइट लाइट जो है ये डिस्पर्ज हो जाती है अपने 7 कलर्स में। ओके, कौन से कलर्स है मैंने दिखाए थे, विप गियोर। ओके, जब ये अपने 7 कलर्स में डिस्पर्ज होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में डिस्पर्ज होना, स्प्रेड आउट होना, अपने व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में फैल जाना, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही वो रीजन है जिसको वजह से हमारे पास जो आसमान है वो हमें नीला नजर आ रहा होता है सुबह, ठीक है, क्योंकि तब ब्लू लाइट ज्यादा डिस्पर्ज हो रही होती है एज कम्पेयर टू बाकी लाइट्स। और शाम को हमारा आसमान रेड नजर आ रहा होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मगरिब के वक्त, मगरिब और असर के एंड जो टाइम होता है तो तब हमारे पास रेड नजर आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तब रेड लाइट ज्यादा डिस्पर्ज हो रही होती है और बाकी लाइट डिस्पर्ज नहीं हो रही होती, तो ये हमारे पास रीजन होता है। रिफ्लेक्शन नहीं और रिफ्रैक्शन, अच्छा ये रिफ्रैक्शन ही होती है, जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्ज होना है इसको हम रिफ्रैक्शन ही कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते, रिफ्रैक्शन ही कहेंगे। लेकिन इस पूरे का जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, ना ये रिफ्लेक्शन अभी हो रही है ना ये रिफ्रैक्शन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, अब यहाँ हो रहा है सारा डायफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, डायफ्रैक्शन हो रही है हमारे पास। आगे आ जाओ। अरे ये हमारे पास इसको हम कहते हैं, अच्छा ये मैंने ये कह दिया, इसको हम कहीं कहेंगे, ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, ये चीज लैम्डा होती है। ओके, ये हमारे पास लैम्डा होती है। ये अगर आप एएस में पढ़ोगे ए लेवल के तो हमारे पास यहाँ होते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होता है, या मैक्सिमा हो रहा होता है या मिनिमा हो रहा होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास बन रहे होते हैं। ओके, एक जगह मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा होता है, एक जगह कम आ रहा होता है, दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फेज, इन फेज, एंटी फेज, मतलब आउट ऑफ फेज, ये सारी बातें यस में आपको पता चलेगी। अभी आप आ जाओ, अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। हमेशा नॉर्मल से देखते हैं, ये आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये होता है हमारे पास 90 का एंगल, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 25, सही है। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर इसका है सी, आंसर इसका है हमारे पास सी। ओके,
नेक्स्ट सवाल आ जाओ। An object is produced in front of a converging lens. The length has a focal end f. Okay. रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज का बनने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है जिसको मैं कह रहा हूँ वो ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। ये होती है रियल की। एंड इन लार्ज इमेज कब बनती है? इन लार्ज इमेज बनती है जब डिस्टेंस जो है वो एफ से तो बड़ा है लेकिन 2f से छोटा है। एफ क्या होती है? फोकल लेंथ। तो एफ से बड़ा 2f से छोटा हमारे पास आ गया बी। ओके, ये आप यहाँ बना के भी देख लेना, ठीक है, इस तरह बन रही होती है, ठीक है, इधर, और ये इस तरह बन रही होती है। ये आप बना के भी देख लो, लेकिन आपको ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए, ये आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में जो है टाइम वैसे भी आपके पास कम होता है, 45 मिनट्स कम टाइम है, इसलिए आपको ये चीजें जो है ये वाली चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती है 3.0 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें सारी आ रही होती है, रीड माई इंस्ट्रक्शंस, विजिबल अंडर एक्स-रे ग्लासेस, सारी आ रही होती है, ठीक है। और इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है 3.0 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे किया किलोमीटर पर सेकेंड? इसको हमने क्या कहते हैं डिवाइडेड बाय 1000 किया, क्योंकि किलो में क्या होता है, किलो किसके बराबर होता है? किलो होता है 10 की पावर 3 के बराबर, इट इज 1000। 3 × 10 की पावर 5 किसमें आ रहा है? 3 है और फिर 5 जीरो, हमारे पास आ रहा है सी आंसर। लेट अस मूव ऑन। एको का सवाल लग रहा है, एको का सवाल है, हाँ जी, सिंपल सवाल है एको का। 2D क्यों होता है? यहाँ से यहाँ गई डी है, यहाँ से यहाँ आई डी है, पूरे जो टाइम लगा है वो हमारे पास है टाइम पूरा, उसको हम कह देते हैं टी, टाइम को हम कह देते हैं टी। ओके, तो अभी डिस्टेंस क्या उसने मीटर्स में दिया है, सही बात है जी भाई। दो को हमने किससे करना है? क्या डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस है 60 और टाइम हमारे पास टाइम ढूंढना है। स्पीड हमारे पास 330, स्पीड ऑफ साउंड यू शुड रिमेंबर। ओके, ये जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.36 seconds. Okay, answer is B. Let's move on. मैग्नेटिक का सवाल है। डायग्राम शोज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग अ करंट विच स्ट्रेंथ, हाँ जी, ये इनटू द पेज है, हाँ जी सही है। ये हम राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगी कि डायरेक्शन जो है इसकी क्लॉकवाइज है। ग्रेटेस्ट कब होती है? ग्रेटेस्ट हमारे पास है ए पे। क्यों? क्योंकि ए पे होती है नियर द कंडक्टर। ओके, कहाँ गया आर, कहाँ गया, नियर द कंडक्टर एक, और क्लोज लाइंस आर क्लोजेस्ट, ठीक है, जो लाइंस आर क्लोज। ओके, ये दो पॉइंट्स होते हैं नियर द कंडक्टर, क्योंकि नियर द कंडक्टर जो है वो लाइन जो है हमारे पास क्लोज हो रही होती है, लाइंस आपस में करीब करीब होती है। आगे आ जाओ। पॉजिटिव आइन, स्टेडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन 0 इन अ स्ट्रेट लाइन, अनडेविएटेड, मतलब जो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अप इज इक्वल टू डाउन, इसलिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, अनडेविएट हो रहा है, सीधा जा रहा है, अप इज इक्वल टू डाउन। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? 0। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 मतलब डेल्टा वी डेल्टा टी 0। क्या मतलब? स्पीड v इज कांस्टेंट, उसने बता भी दिया, ठीक है। इतनी बातों से मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है, मुझे इतनी बातें पता चल गई है। ऐसे पढ़ना सवाल तो जरूर सवाल, ठीक है, सवाल पढ़ लोगे ना, सवाल पढ़ लोगे तो आपको ऑप्शन, आपका दिमाग, आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। देयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स बिटवीन सो दे आर ऑपोजिटली चार्ज। ओके, अगर p प्लस है तो ये माइनस है, या अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। ओके, अभी मैं पता नहीं है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, अभी हमें नहीं पता। व्हेन द पॉजिटिव आयन एंटर द रीजन इट चेंजेस डायरेक्शन एज शोन। ओके, पैराबोलिक है ये, इसको एक पैराबोला कहते हैं, ये पैराबोला हो रहा है, ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, हाँ जी। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स यूनिफॉर्म होती है, इक्वली स्पेस्ड होती हैं, या तो ये हो सकती है, ये सही है, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होती है और यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो ये दो सही हो सकते हैं। देखते हैं आप कौन सा वाला सही है। डायरेक्शन भी तो देखिए ना, ऐसे थोड़ी ना करना है। पॉजिटिव आयन ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। लाइन कैसे बनती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास आ गया सी आंसर, इसका हमारे पास आंसर आया सी। आगे आ जाओ, क्या फरमा रहे आगे? इन द सर्किट शोज द वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम passes through the resistor in a certain time. Okay, how much energy is supplied in this time? हमें टाइम की जरूरत भी नहीं है। इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारी डेफिनेशन है वो लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है जी? W इज इक्वल टू VQ से निकलती थी। W हमारे पास क्या है? ढूंढना है। V हमारे पास क्या है? 5। यार इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, इतना आसान। 10 जूल, जस्ट जूल। एनर्जी का यूनिट क्या हो गया है?
एनर्जी का यूनिट हमारे पास आएगा 10 जूल्स, ये 5 है। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिलामेंट लैम्प का ग्राफ। अच्छा, पहला ग्राफ आईवी ग्राफ कह रहा है। ये किसका ग्राफ है? ये हमारे पास थर्मिस्टर का ग्राफ होता है अगर वीआई ग्राफ हो, लेकिन अभी है तो आईवी ग्राफ है, तो ये हो गया फिलामेंट लैम्प का। क्यों फिलामेंट लैम्प है? अभी देखो इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट है वो क्या होता है? आईवी। ओके, अभी वो कर रहा है डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है? रेजिस्टेंस होती है 1 ओवर ग्रेडियंट। ओके, वो होती है वी ओवर आई। तो जब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये शुड इंक्रीज। ओके, तो इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, ग्रेडियंट इसका डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास सही आंसर है। ये होता है हमारे पास ओम्स लॉ। ये होता है हमारे पास जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये हमारे पास होता है रेजिस्टर के लिए, फिक्स रेजिस्टर के लिए और मेटल वायर के लिए। तो ये गलत है। ये हमारे पास है फिलामेंट लैम्प का ग्राफ जब वीआई ग्राफ हो। अभी वीआई ग्राफ नहीं है, अभी वीआई ग्राफ नहीं है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते। तब ये किसका ग्राफ है? ये हमारे पास ग्राफ है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर का ग्राफ है ये, हमारे पास ग्राफ है थर्मिस्टर का। जैसे जैसे उसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। क्यों? रेजिस्टेंस कम हो रही है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है। और मैंने वही कहा आईवी ग्राफ में जो होता है ना, आईवी ग्राफ में जो ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट को मैं एम कह देता हूँ। एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस बढ़ेगी एम कम होगा, एम बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, और वीआई ग्राफ में जो एम है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। आईवी ग्राफ में एम जो है वो 1 ओवर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ऑपोजिट इफेक्ट आता है। एम के बढ़ने से रेजिस्टेंस का कम होना होता है और एम के कम होने से रेजिस्टेंस का बढ़ना होता है। आईवी ग्राफ ये कांस्टेंट है। ये कब होता है? ये होता है हमारे पास डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। ओके, तो ये हमारे पास गलत आंसर है। नेक्स्ट सवाल, डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द करंट इन एम्पियर इज हाईएस्ट। सही बात, सही बात, गलत नहीं, सही बात। क्यों? क्योंकि एम्पियर सीरीज में है ना, नहीं पैरेलल में क्या हो गया? पैरेलल में जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों को ऐड करके आता है, सीरीज में सेम रहता है, तो सही बात है। A2 हाईएस्ट गलत, A3 हाईएस्ट गलत, करंट इन A3 आर द सेम गलत। डायग्राम शोज द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। नहीं, गलत 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 इसमें। अच्छा, ये जो होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट ओवर सम। जब इस तरह दो आ जाए ना, जब सिर्फ दो होना, जब आप सिर्फ दो रजिस्टर हो तब हम लगा सकते हैं प्रोडक्ट ओवर सम। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। ठीक है, R3 R2 R3 R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। ये क्या देगी हमें? ये इस पूरे की रेजिस्टेंस देगी टोटल। तो अब हमारे पास R1 प्लस, अब हमने ये दोनों को एडिशन करनी है ना, इन दोनों की एडिशन करनी है, R1 प्लस R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। हाँ जी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? बी। क्योंकि ये हमारे पास आएगा R1 प्लस R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। आंसर हमारे पास आ रहा है इसका बी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओके हैज मेड अ पेयर ऑफ कंपोनेंट्स P and Q। वाओ, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ P डिक्रीजेस, टेंपरेचर डिक्रीजेस, दिस इज अ थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस और अच्छा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओम्स लॉ तो वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस, दिस इज व्हाट यू कॉल इट? फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। ओके, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी टेंपरेचर के साथ, तो हमारे पास वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, और इधर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है। ओके, आ जाओ। The total resistance in P and Q remains constant. Wait a minute. Very 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 in सीरीज में लगाया ना, सही है। सीरीज में लगाया, ऐड होगी और कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब RT जो अगर कांस्टेंट है, IT जो है वो तो सेम रहता है सीरीज में। करंट जो टोटल है वो तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। सीरीज में जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर RT कांस्टेंट है, ये भी देख लो, V इक्वल टू IT से भी दिखा देता हूँ। RT कांस्टेंट है तो मतलब हमारे पास VT भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज भी हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज की हमारे पास क्या, ओम लॉ की टोटल क्या बन गई? VT जो कि कांस्टेंट है, IT जो कि वो भी कांस्टेंट है, RT वो भी कांस्टेंट है। ओके, जब दो चीजें कांस्टेंट हो, जाहिर सी बात है तीसरी चीज ने भी कांस्टेंट होना है। ठीक है, व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस। ओके, सही है। एक की रेजिस्टेंस मतलब बढ़ेगी, दूसरी की कम होगी। हाँ जी, इसने ये बता भी दिया कांस्टेंट करंट, उसने वो बता भी दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था उससे कांस्टेंट। इफ द टेंपरेचर, अच्छा अभी अगर मैं आ गया, ये बात है ना, इसमें पहले तो अगर मैं B और C में दे देता हूँ, टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन P and Q डज नॉट चेंज एंड द PT अक्रॉस कंपोनेंट P इंक्रीजेस। ये देखो यार, देखो देखो देखो, आप एक बना दो। ये हमारे पास आ गई DC पावर सप्लाई, इसमें एक एम्पियर, इसमें ऐसा मैं एक स्विच बना देता हूँ। ठीक है, बल्कि यार अभी सिंपल लगता है बात, लेकिन दो शॉर्ट सर्किट को। ठीक है, शॉर्ट सर्किट को लगने दो। ये आ गया हमारे पास थर्मिस्टर। आगे आ जाओ,
बट बस फिलामेंट लैम्प का ये सिंबल होता है। आगे आओ, ये लो आ जाओ। हाँ जी, हमने क्या किया है, इसको कभी किसको चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ यार इसमें जो है ना, उसने अभी कहा था कि वीटी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, तो मतलब वीटी जो है वो V1 प्लस V2 ये कांस्टेंट है। वही RT के लिए बात है, R1 प्लस R2 सीरीज में है ना, ये सीरीज में कांस्टेंट है। आ जाओ, ये बात होगी। अब हम कहते हैं इफ अ टेम्परेचर कॉजेज चेंज कॉजेज, अच्छा तो मतलब एक के बनने से दूसरे का कम होना है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा ताकि वीटी कांस्टेंट है। मानते हो बात को, मान गए आप लोग। R1 कम, R1 बढ़ेगा, R2 कम होगा ताकि हमारे पास RT कांस्टेंट रहे, टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। हमने करंट की लिखा नहीं, करंट की अभी जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं। करंट जो है वो करंट इन 1 है जो कि बराबर है सीरीज में करंट इन 2 के। ये बात हो गई, इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट। बराबर है तो मतलब कांस्टेंट ही है ना, सेम है, चेंज नहीं हो रहा। अच्छा वो पीछे से भी सेम करंट दे रहा है। हाँ जी, अब if a temperature change causes the potential difference across the P to double, the PD across Q will half। देखते हैं, will always half, उसने लिखा always। let us take देखो अब मैं कहता हूँ कि मैं इसकी ले लेता हूँ 4, इसकी ले लेता हूँ 2। क्या आ गई VT, 4 में 2 डाला, इसको मैं साइज चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, आ गया 4 में हमने 2 डाला तो ये हमारे पास आ गया 6 वोल्ट। ऐसी बात है, मान गए लोग, आप लोग मान गए हो, आगे आ जाओ। अब मैं इसको कहता हूँ पी की मैं डबल कर रहा हूँ, इसको मैंने कहा था पी, इसको कहता क्यू। आ जाओ, पी की मैं डबल कर देता हूँ, पी की मैंने कर दी डबल, डबल की तो 4 से होगी वो 8, 4 से 8 होगी। ओके ठीक है, ये बात मान गए आप। अब पी की मैंने डबल कर दी तो क्यू की कर लोगे हाफ, हाफ कर दी मैंने क्यू की, वो गई 1, तो क्या हो गई 9 वोल्ट। अस्तगफिरुल्लाह, 3 वोल्ट कहाँ गए, उसकी बात को सुना ही नहीं उसने, तो कह के थक गया कि वीटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। मैंने सिर्फ एक डेटा सेट को उठाया और हो गया, ठीक है, मैंने सिर्फ एक डेटा सेट को उठाया और हो गया। अब अगर मैं एक और डेटा सेट को उठा लेता हूं जो कि मुझे अगर मैं देता है कि भाई 2 वोल्ट 4 और अगर मैं कहता हूं कि सेम है, सेम कैसे आएगी, 2 और 4, 2 को 4 से किया एंड अगर मैं इधर 2 रख देता हूँ, इधर 2 रख देता हूँ, 2 और यहाँ 4, तो 2 2 4 हो गए और 4 को 2 से किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो भाई अभी तो मैंने 4 2 किया था ना जब, ठीक है, अभी तो 4 2 किया था। अब अगर मैं रखता हूँ, ये मतलब हमारे पास गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट करो यहाँ रख देता हूँ जो 2 और यहाँ 4 रख देता हूँ, तो क्या होगी 2 + 4, पी की 2 है इसकी 4 है, क्या होगी 6 वोल्ट। पी की डबल करनी है, क्यू की हाफ करनी है, पी की डबल करो 4, क्यू की हाफ करो 2, क्या आ गई 6 वोल्ट आ गई, सेम आंसर आ गया। बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये डेटा एक डेटा उठाएगा, बच्चा क्या करेगा, अब बच्चे को तो पता नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मैं पहले 2 ले आया था, ठीक है, तो मैंने ले लिया 4 2, मैं हो सकता है मैं 2 4 ले आया था, ठीक है, बच्चे को तो नहीं पता ना। बच्चा क्या करता है, और बच्चे ने कहा यार 2 4 आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब पहला आंसर सही है, आगे चलो। क्यों, क्योंकि एंड टाइम में बच्चे के पास कितना टाइम रह जाता है, अभी 30 होते हैं, बच्चे के पास रह रहे थे कोई 15 मिनट रह रहे होते हैं, 15 मिनट रह जाते हैं बच्चे के पास, बच्चा जो है वो अपनी मीटर स्पीड में जा रहा होता है। बच्चे ने इससे भी बुरा क्या काम किया होता है कि बच्चे ने बबल शीट नहीं सॉल्व की होती, इसलिए बच्चा कह रहा होता है यार ये सही है आगे चलो, और भाई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आपने एक डेटा सेट को उठाया, एक डेटा सेट से तो एवरेज भी नहीं बनती, 2 डेटा सेट से उठाओ, 3 डेटा सेट को उठाओ, तो अब आप एनालिसिस करके भाई आंसर फाइनल मुद्दे पे पहुंचे हो। 2 या 3 डेटा सेट को उठाना और फिर करना, जैसे अभी मैंने पहले में किया तो मेरा ये आंसर है, दूसरे में किया तो ये आंसर है, तो इसका मतलब है कि कंफर्मेशन हो गई है कि यार डिफरेंट है। पहले में किया मुझे तब भी नहीं मिला, लेकिन पहले में आ गया डिफरेंट, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई कि यार डिफरेंट है। ऑलवेज जो है, ऑलवेज का लफ्ज गलत है, कभी कभार समटाइम्स अगर वो कहता तो सही आता, अगर वो यहाँ समटाइम्स लिखता तो हमारे पास आंसर सही आता। इसलिए हमेशा 2 या 3 दफा डेटा सेट को उठाया करो, डिफरेंट डेटा सेट, जैसे अभी एक जगह 3 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 1 ले लो, बल्कि 3 1 नहीं 3 2 ले लेते हैं, 3 2 तो यहाँ 6 हो गए, यहाँ 1 हो गया 7 वोल्ट, तो पहले कितने 5 वोल्ट फर्क हो गया ना। इसलिए 2 या 3 डेटा सेट को उठाया करो, फिर अपना जो है एनालिसिस किया करो, ऐसे ना किया करो वरना आप जो है सवाल गलत हो सकते हैं। क्यों गलत हो सकते हैं, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक लगाएगा आगे चला जाएगा, लेकिन बच्चा बाकी हमसे यूज करेगा नहीं, उसे पता नहीं होगा कि आगे क्या होना है, क्योंकि ये तो गलत है। इसका मतलब क्या होगा, टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू डज नॉट चेंज। गलत, किसने कहा यार, क्या है घटिया आदमी, घटिया आदमी, इस तरह ये एमसीक्यू जो बनाता है वो घटिया आदमी होता है, ऐसे गंदे एमसीक्यूज बनाए, गंदी ऑप्शन बनाए। द पीडी अक्रॉस कंपोनेंट इंक्रीज एज पीडी टेंपरेचर राइजेस, गलत, हमने अभी कहा था कि वो उसके डिपेंडेंट, तो 3 गलत हो गए, तो आंसर डी आ गया। कैसे, सम ऑफ पीडी डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर, सम जो है वो चेंज नहीं करता, हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने अभी कहा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बात सारी सही होगी, ठीक है। तो अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा अगर वो ये 3 बढ़ता ही नहीं तो बच्चा कहता है ये सही है आगे चलो, एक डेटा से उठा लिया, ये उठा लिया, 2 4 वाला उठा लिया, तो बच्चा कह रहा है आगे चलो। बच्चे को पता ही नहीं भाई ये डी देखो, डी तो हमेशा कांस्टेंट है, डी को हमेशा सही आंसर है, ए वाला जो है वो कभी कभार सही है। अगर इधर देखो बच्चे ने ये पढ़ा ही नहीं,
तो बच्चा एक डेटा सेट को उठा रहा है और फिर बच्चा अज्यूम कर रहा है कि ऑलवेज हमेशा हर वैल्यूज के लिए ये है, हर वैल्यूज के लिए नहीं है, समटाइम्स चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं है। ओके आगे जाओ, आगे आ जाओ। आगे वो क्या फरमा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं द डायग्राम शोज द वायर एक्स वाई मूविंग अपवर्ड्स, वी आर मूविंग इट अपवर्ड्स, द वायर इज नॉट हिमसेल्फ मूविंग अपवर्ड्स, वी आर मूविंग अपवर्ड्स, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। ये किसका होता है, आपको पता है ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? पहले अगर आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है, ये होता है फैराडेज लॉ। क्या होता है फैराडेज लॉ? फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज ने क्या बताया था? फैराडेज ने बताया था, बच्चों सुन लो, बच्चों सुन लो, बड़ा जरूरी चैप्टर है, इधर भी और A2 में भी बहुत जरूरी चैप्टर है कि बच्चों जो हमारे पास ये चीज रहती है ना, ये होती है हमारे पास, फैराडेज लॉ ने हमें बताया था और लेंस साहब ने, लेंस वाले आदमी ने हमें बताया था कि बच्चों सुन लो, लेंस लॉ ने हमें बताया था कि डायरेक्शन जो है वो, डायरेक्शन, ये बड़ा जरूरी चैप्टर है, बहुत जरूरी, इधर भी है और A2 में बहुत जरूरी चैप्टर है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको मैं पॉइंट वाइज छोटा, इज सच दैट इट अपोजेस, सच दैट टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स। हाँ जी, पूरी डेफिनेशन लिखते हैं ना, मार्क स्कीम की पूरी डेफिनेशन, टू प्रोड्यूस, ये A2 की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, टू प्रोड्यूस, लेकिन है सेम चीज, प्रोड्यूस इफेक्ट, टू प्रोड्यूस इफेक्ट दैट, ये ऑप्शनल है इसलिए ब्रैकेट में आता है, टू दैट अपोजेस द चेंज, दैट अपोजेस द चेंज, that opposes the change that produces it, या that causes it। करंट इंड्यूस हो रहा है, हालांकि उसने गलत बात लिखी है, पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है और कॉपर, वायर कॉपर की है इसलिए, वायर कॉपर की होनी है ना, वायर कॉपर की है इसलिए करंट कैरिंग वायर है ना, हाँ जी, तो वायर कॉपर की है इसलिए उसमें वो कॉपर इज अ कंडक्टर, इसलिए वो इंड्यूस हो जाता है, क्या कहते हैं, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ईएमएफ के होने से करंट का होना है, करंट के होने से ईएमएफ का होना नहीं है। करंट इज डिपेंडेंट अपॉन ईएमएफ, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सारी बातें आपको आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। करंट कैरिंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बिकॉज़ इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दिस इज, हमें पता चल गया। व्हिच रो गिव्स द डायरेक्शन इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। यार इसको मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा, जब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फ्लेमिंग राइट हैंड, वो तो पता चल गया ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आपने अपना जो है थंब, वो आप थंब के डायरेक्शन के, हमारे पास अपवर्ड्स, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है, और हमारे पास जो मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसकी डायरेक्शन ये, तो अगर आप इस तरह करोगे, मैं भी कर लेता हूँ, तो हमारे पास आएगी द डायरेक्शन ऑफ, वो करंट है वो हमारे पास इस तरह आएगी, ये हमारे पास आ रही होगी, ये, ठीक है, ये हमारे पास है थंब। थंब हमारे पास क्या दिखाता है, मोशन को, मोशन या फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो जो नहीं, जो पैदा हो रही है, इंड्यूस वाली नहीं की बात कर रहा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये होती है इंडेक्स, ये होती है मिडल, ठीक है, और ये होती है हमारे पास इंडेक्स, और ये हमारे पास थंब होता है, यार मैं क्या हो गया मुझे, ये हमारे पास थंब होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है थंब। मिडल हमारे पास क्या होती है, मिडल हमारी होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, इतनी गंदी राइटिंग, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और ये हमारे पास मिडल फिंगर होती है, एंड इंडेक्स फिंगर क्या होती है, इंडेक्स फिंगर हमें बता रही होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहां से यहां तक हमारे पास होगी करंट की डायरेक्शन, एंड हमारे पास उसने कहा था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उसने कहा दिया, क्या बात है। अब हमारे पास लगेगा ना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, क्यों भाई, देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब लगता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है कि जब हम फोर्स खुद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब हम फोर्स खुद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप अगर अपने डायरेक्शन में इंड्यूस करंट ढूंढने हो तो अब आपके पास सही है। अब उसने कहा है कि मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ जो वायर एक्सपीरियंस कर रही है, तो अगर आपने है करनी है तो कॉमन सेंस है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से कि एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑपोजिट, तो ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी, और लेंज लॉ की वजह से भी, लेंज लॉ की डायरेक्शन में इंड्यूस एनर्जी सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है उसकी जो फोर्स अपोजिंग फोर्स होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से भी है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास ए। अब अगर आपने कहना है यार नहीं, मैं जो हूँ वो अपने आप को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि यार ये तो है बात, लेकिन मैं आपको फ्लेमिंग ला रहा है, ये हमारे पास था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, अगर मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिखाता हूँ, चलो भाई, अब आप देखो कि पहले तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होगा, करंट तो इंड्यूस हो रहा है जी, हाँ जी, अब उसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई है, ठीक है, डायरेक्शन हमने इधर से ढूंढ लिया, या अगर आपने डायरेक्शन नहीं ढूंढनी, डायरेक्शन आपने नहीं ढूंढनी, चलो आप नहीं ढूंढते, ठीक है, लेकिन आपको ये फिर आपको हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो क्या कहते हैं फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, इंड्यूस फोर्स की, इंड्यूस्ड फोर्स,
ठीक है। अब फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन ऑल्सो यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं ये भी बात बता दूं कि हमारे पास, आप सिलेबस बेस खोल के देख लो, हमारे पास A2 में जो है सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास जब भी वो बताता है तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमें वो को यूज करके हमें लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास हो गया इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, ये हमारे पास होगी इंडेक्स फिंगर, ठीक है, लेफ्ट हैंड को इंडेक्स फिंगर होगी। और हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास थंब करता है, तो थंब हमारे पास हो गया डाउनवर्ड्स। यार इतना इतना घटिया थंब, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, ये तो और घटिया हो गई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये होगी इंडेक्स फिंगर, ये होगी हमारे पास, कहाँ हो गया इंडेक्स फिंगर होगी, ये हमारे पास हो गया थंब, ओके, ठीक है। ये इसको वो नहीं समझ लेना, ये पास है इंडेक्स, इसको वो नहीं समझना, मिडिल फिंगर नहीं समझना इसको। ये होता है मिडिल फिंगर करंट की होती है, ये हमारे पास होती है थंब। थंब क्या करती है, जो फोर्स जो इंड्यूस हो रही हो, इंड्यूस्ड, ये बहुत जरूरी लफ्ज है यार, ये बहुत जरूरी है, बच्चे मिसमैच कर देते हैं इस बात को। इंड्यूस फोर्स या इंड्यूस मोशन, इंड्यूस फोर्स या इंड्यूस्ड मोशन, ठीक है। तो अभी ज्यादातर इंड्यूस फोर्स के जो खुद पैदा हो रही है, पैदा किसकी वजह से हो रही है, करंट सप्लाई की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अच्छा, इंडेक्स क्या देती है हमें पास, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी की डायरेक्शन, हाँ ठीक है, बी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये हो गई। तो अब आपने देखना है, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन आएगी, इंडेक्स फिंगर आपके पास ऐसे आएगी, ठीक है, इंडेक्स फिंगर हमारे पास ऐसे आएगी। ये क्या होती है, इंडेक्स फिंगर, ओ नहीं भाई, मिडिल फिंगर, क्या हो गया मुझे, मैंने उधर तो नहीं लिखा इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर ही लिखा है, हाँ जी, इधर मुझे मैंने लिखना है मिडिल फिंगर, ओके। मिडिल फिंगर क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वो ये इधर जो करंट है वो इंड्यूस हो गया था पहले से, इसलिए हम इधर वो वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये इधर नहीं बात कर रहे, इधर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं कर रहे, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम कौन सी फोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हो, जो हम सप्लाई कर रहे हो, जो वो फोर्स जो हम खुद लगा रहे हो उस वायर पे या उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, या उस कॉइल पे या उस सॉलिनॉइड पे, वो फोर्स, इधर वो फोर्स हम नहीं लगा रहे, इधर वो फोर्स लग रही है जो इंड्यूस्ड फोर्स है। अब इंड्यूस्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, न्यूटन लॉ की वजह से एंड लेंज लॉ की वजह से, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टू प्रोड्यूस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। अगर हम वो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड है, तो अपोजिंग फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, न्यूटन लॉ की वजह से, ठीक है। एक न्यूटन लॉ की आप समझ लो, या आप लेंज लॉ से भी समझ लो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, इज टू प्रोड्यूस इफेक्ट दैट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। फैराडेज लॉ की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स होगी वो ऑपोजिट होगी, क्या कहते हैं, उस फोर्स से जो हम सप्लाई कर रहे हैं। इसको न्यूटन लॉ की वजह से भी हो सकता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। लेकिन लेंज लॉ से ज्यादा आप अच्छे समझोगे, लेंज लॉ ने कहा था कि हाँ जी इस तरह होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होती है ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन हमारी सप्लाई, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे ऑपोजिट होगी। इसलिए हमारे पास जब आप मेटल वाले वो जो होता है, आगे सवाल है ना इसका, हाँ जी ये वाला, इसमें भी हमारे पास लेंज लॉ वाला लगेगा, ठीक है। इसका हमारे पास आंसर आ गया ए। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आगे आ जाओ, हाँ जी, इसमें भी लेंज लॉ कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। डायग्राम वन शोज द मेटल बीइंग सेंटर 0 सेंटीमीटर मीटर, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि 2 और 3 में मुझे रीडिंग बताओ, सीधी बात। या देखो जब आप यहाँ हो गए ना तो हमारे पास लेंज लॉ कहेगा हाँ जी मेरे पास आ जाओ, ठीक है। नहीं गलत उल्टा बोल दिया, लेंज लॉ कहेगा हाँ जी दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, या साउथ हो जाएगा या नॉर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंड्यूसेस ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है कॉइल के अंदर। कितनी बातें हैं, ये बातें अगर आप इंग्लिश में लिख दो 3 नंबर तो मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि यही बातें होती है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। कॉइल है, कॉइल कॉपर की बनती है, कॉपर एल्यूमिनियम है, इसी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। करंट फ्लोज इन कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर है इसलिए करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। आगे आप क्या फरमा रहे हैं, हाँ जी यहाँ हो गया ये, इसलिए हमारे पास ये वाली रीडिंग बीच में, तो नो चेंज इन फ्लक्स, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होता, तो ईएमएफ क्या है 0, नो चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ आएगी 0, यहाँ 0 है, कोई चेंज नहीं है। इधर क्या है, इधर वो कहेगा कि नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे। ये यहाँ ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ असल में ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ असल में ये हो रहा है, ठीक है। इसकी भी मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर आसान फरीद की, मच रिकमेंडेड है। आप जब तक आप देखोगे नहीं है ना एक चीज को, आपको समझ नहीं आएगी वो बात, ठीक है, मेरे समझाने से भी नहीं आएगी, ठीक है, मेरे समझाने से भी नहीं आएगी, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, देखोगे नहीं। इसकी भी मैं वीडियो जो है सर आसान फरीद की नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पिछले पेपर की भी, फिजिक्स के पेपर की मैंने डाली थी AS लेवल की, इसकी मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ जी, इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारी देखो क्यों, इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पीछे हटो मुझसे, मेरे पास ना हो, मुझे हाथ ना लगाओ। क्यों, लेंज लॉ की वजह से, लेंज लॉ की वजह, यहाँ लेंज लॉ लग रहा है कि पीछे हो जाओ, मुझे हाथ ना लगाओ, ठीक है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे रहने दो। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमने मेरे अंदर करंट इंड्यूस कर दिया, अब मुझे ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है लेंज लॉ अगेन,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टू प्रोड्यूस इफेक्ट दैट अपोजिट द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है कि यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया लेंस लॉ की कि यहाँ नॉर्थ आ गया, साउथ हो गया। जो करंट जो है वो करंट के जब करंट आता है वायर के, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और इधर जो है फ्लक्स में चेंज ही नहीं है। तो करंट क्या, ईएमएफ ही नहीं है, तो करंट क्या आएगा? ठीक है, तो हमारे पास आएगा आंसर 2 और 3। ये हमारे पास, मैं आपको वीडियो भी आपको नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका क्या आंसर आ रहा है 2 और 3। हाँ जी, ये वाला है, ये एंड ये आ गया हमारे पास सी। ये लो आ गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रशेज एंड स्प्लिट ट्रंक कम्यूटेटर? क्या लिखा है? इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में हमारे पास ये दोनों चीजें इस्तेमाल क्यों होती है भाई? ये दोनों चीजें इसलिए इस्तेमाल होती है टू इंश्योर रोटेशन ऑफ कॉइल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होती है। देखो, अगर आपका डीसी मोटर होती है, ये तो आपको पहले रटा होना चाहिए ना, ये रटा होना चाहिए क्यों? क्योंकि ये आप याद कर लो, आगे आपको फायदा नहीं होना, क्योंकि ये लेवल में तो है नहीं, आपको फायदा होना नहीं है ना एस में ना ए टू में, लेकिन अभी आप याद कर लो। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में इस तरह घूम रही होगी मोटर, या तो ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, कॉइल मोटर नहीं, कॉइल घूमता है, वो नहीं घूमती। ठीक है, तो हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं टू इंश्योर रोटेशन ऑफ कॉइल इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जिसमें वो स्टार्ट हुई है, इन वन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो घूमती रहे। ठीक है, टू कीप द कॉइल टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। यस, रोटेशन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे आ जाओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगेन। आई थिंक सो यस। देखो, ये क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बीटा माइनस पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया मुझे? हाँ जी, बीटा पार्टिकल्स माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बीटा पार्टिकल बीइंग डायरेक्टेड बिटवीन अ पोल ऑफ मैग्नेट इन विच, अच्छा ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन क्या है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। हाँ जी, अब मैं, ये हो गया हमारे पास इंडेक्स फिंगर तो मैं थंब क्यों बना रहा हूँ? इंडेक्स फिंगर ये हो गई, इंडेक्स शहादत की उंगली, और फिर हमने ये होगी, और फिर हमारे पास करंट की डायरेक्शन है ये, इंडेक्स फिंगर की हमारे पास ये डायरेक्शन है। ओके, ये हमारे पास होगी। अब मिडल फिंगर यार, मिडल फिंगर की हमारे पास ये डायरेक्शन होगी। ओके, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की तो ये वाली डाउनवर्ड्स। ओके, करंट की लेफ्ट और अपवर्ड जो है, इस तरह जो है अपवर्ड्स, आउट ऑफ द पेज हमारे पास आएगी थंब की डायरेक्शन, इंड्यूस फोर्स की डायरेक्शन, इंड्यूस मोशन की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड मोशन या इंड्यूस फोर्स की डायरेक्शन, ये होगी थंब की डायरेक्शन। ओके, तो ये होगा आउट ऑफ द पेज। ठीक है, आप इसको खुद बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बॉटम ऑफ द पेज है, करंट जो है वो लेफ्ट है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं थंब जो है हमारे पास वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। इसका अगर मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं ना, शॉर्टकट वेरिफिकेशन, इसको मैं बोलता हूँ शॉर्टकट वेरिफिकेशन तरीका। जैसे मैंने उधर आपको बता दिया लेफ्ट हैंड रूल का, राइट हैंड रूल, यहाँ भी आप लगाओगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे भाई? देखो, आप हमारे पास बीटा है ना, आप करंट लो ही ना, आप यहाँ करंट ले रहे होते हैं ना, इधर हम लेते हैं करंट ले रहे होते हैं। हम ऐसा करते हैं यार, हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा माइनस ही लेते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है? डाउन ऑफ द पेज है, मैग्नेटिक की तो यही है ना, मैग्नेटिक ही होगी। ओके, और क्या कहते हैं, अपना राइट हैंड करना है, ये राइट हैंड का है। ठीक है, और फिर हमारे पास ये होगी हमारे पास इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये होगी इंडेक्स, ये होगी हमारे पास मिडल, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ये राइट हैंड। ठीक है, बॉटम ऑफ द पेज हमारे पास इंडेक्स। हाँ जी, मिडल हमारे पास जो है, मिडल क्या, अब यहाँ मिडल क्या शो करा रही है? मिडल हमारे पास शो करा रही है इलेक्ट्रॉन माइनस की डायरेक्शन या बीटा माइनस की डायरेक्शन। बीटा माइनस की डायरेक्शन क्या है? ये उसने सवाल में लिखा हुआ है, देखो ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, और अब ये किया तो हमारे पास क्या तरीका आएगा? आउट ऑफ द पेज। यही कैसे करना था, कैसे बनाना है आउट ऑफ द पेज? कैसे बनाया था मैंने? ऐसे यार, ये ऐसे बन रहा है। ओके, ये आ रहा है आउट ऑफ पेज, और ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन होती है? थंब की। थंब किसका होता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मोशन, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस फोर्स। ओके, ये इसका आ गया बी। ये हमारे पास वेरिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। ओके, वरना आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल जो है ना, ये आपको A2 में मिलेंगे, तो आप इसको कर सकते हो आगे। अभी आप IGCSE के पेपर दो। ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल एंड बीटा हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, अल्फा पार्टिकल कितना होता है? अल्फा होता है 2 4, बीटा अल्फा, ये याद रख लो, अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हीलियम के जो न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस भी 2 4 होता है। केमिस्ट्री वगैरह ने, अगर हाँ आप केमिस्ट्री तो पढ़ते हो ना अभी, हाँ IGCSE में तो पढ़ते हो। ठीक है, तो
हीलियम के जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस, उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, ये फर्क को पूछ लेते हैं कि दोनों में फर्क है। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल इज आपके सिलेबस में ये एन विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइनस। सिर्फ बीटा पार्टिकल्स अभी आपकी सिलेबस में, इसलिए वो बीटा पार्टिकल कहते हैं। एएस में जाओगे तो आपको बीटा पार्टिकल को बताएगा कि प्लस की बात कर रहा हूँ या माइनस की। प्लस क्या होता है एएस में जाके पता चलेगा। व्हाई डज अल्फा पार्टिकल हैव ए लार्जर आयोनाइजिंग इफेक्ट? ये आपको फैक्टर ज्यादा याद करने होते हैं। आयोनाइजिंग इफेक्ट, आयोनाइजिंग की स्पेलिंग क्या है भाई? आयोनाइजिंग की स्पेलिंग है ये आयोनाइजिंग इफेक्ट। हाँ जी, अल्फा का ज्यादा क्यों है? अल्फा 2 4 का ज्यादा क्यों है? वाई मोर? आंसर इज 4 फैक्टर्स। पहला, ज्यादा मास बहुत ज्यादा है। दूसरा, ज्यादा चार्ज, 2e का चार्ज है उस पे, अल्फा पे। 2e क्या होता है? e क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। आई थिंक सो आपने नहीं पढ़ा, एएस में जाके पढ़ोगे। फिर ज्यादा साइज। चौथा क्या होता है? चौथा होता है उसके बाद उसकी स्पीड, इसलिए क्योंकि उसका ज्यादा साइज ज्यादा मास एक ही बात हो जाए, और इसका इसलिए उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, लेस स्पीड, क्योंकि उसके पास साइज ज्यादा है, उसके पास मास ज्यादा है, इसके बाद इसलिए उसका जो स्पीड है वो कम है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? उसके बाद छोटा चार्ज है, गलत, छोटा चार्ज है ही नहीं उसके पास। हाँ जी, लार्जर चार्ज और वेलोसिटी उसकी कम है, स्पीड कम है। सो इट इज क्लोजर टू एन एयर पार्टिकल फॉर लॉन्गर टाइम। यस, लार्जर चार्ज एंड स्मॉलर वेलोसिटी। यस, इट इज क्लोजर टू एन एयर पार्टिकल फॉर ए लॉन्गर टाइम। यस, आयोनाइजिंग मतलब आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। आयोनाइजिंग का इसलिए इसका मतलब ये है कि वो लॉन्गर टाइम में हो रहा है, ठीक है। ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को आपने याद कर लेना है, दे आर इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर का सवाल। A current is carrying a student is carrying an experiment to measure the radiation from a radioactive source. He uses a radioactive detector and record the total count in 5 minute interval. 5 मिनट में, ठीक है। He does 3 times. अच्छा बच्चा। Okay, अच्छा बच्चा ये तो। With the source absent. Okay. Here are his results. Source absent. इसका क्या मतलब है? Source absent है तो रीडिंग क्यों आ रही है? सोचो, इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ होती है बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन कौन सी होती है? कॉस्मिक रेस और माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव और कॉस्मिक रेस, ठीक है। माइक्रोवेव्स आपको हो रही होती है, कॉस्मिक रेस भी हो रही होती है। कॉस्मिक रेस जमीन के अंदर से निकल रही होती है, और माइक्रोवेव जो है वो भी हमारे पास बैकग्राउंड में प्रेजेंट होती है। क्योंकि जब ये कायनात बनी थी, वजूद में आई थी, तो माइक्रोवेव्स तब पैदा हो गई थी। इसलिए जैसे जैसे कायनात फैलती गई, जो यूनिवर्स है वो फैलता गया, तो हमारे पास माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो बढ़ती गई। ये बात आप पढ़ोगे A2 की एस्ट्रोनॉमी में। ओके, आगे आ जाओ। हाँ जी, पहले हम इसकी बैकग्राउंड से माइनस कर लेते हैं। 68 - 25 किया, 73 - 25 किया, 69 और 25 नहीं, 28 है इधर। अच्छा, ठीक है। 28 और 69 - 22 किया। इसको हमने किया किसके बराबर? 68 - 25। 68 - 25। 68 क्या होता है? 68 - 25 43, 73 - 28 45, 69 - 22 47। इन तीनों का एडिशन की तो हमारे पास आई 47 + 45 + 43 135। 135 हमारे पास कितने हैं? 5 मिनट के लिए 135 हमारे पास इसको एवरेज भी तो करनी है, 135 को डिवाइड बाय 3 भी तो करना है। 3 है ना, 3 है। आंसर को डिवाइड बाय 3 किया, 45 आंसर आ रहा है। 45 ना लिखा ना, 45 नहीं लिखना। क्यों? 45 है 5 मिनट के लिए, वो पर मिनट कह रहा है। 45 हमारे पास है 5 मिनट के लिए। 1 मिनट में कितना आएगा? x आ गया हमारे पास 9। बी आंसर आ गया। आगे चलो। काउंटेड मेजर नियर रेडियोएक्टिव सोर्स ड्रॉप्स फ्रॉम 542 per minute to 94. The background radiation is 30 per minute. The background radiation is 30 per minute. Okay. What is the half life of the source? Background is 30, तो 542 में से हमें 30 माइनस करनी पड़ेगी, 94 में से भी 30 माइनस करनी पड़ेगी। हाँ जी, बैकग्राउंड इज 30 ना। बैकग्राउंड को अच्छा काउंट रेट जब वो मेजर कर रहा है तो बैकग्राउंड को भी साथ साथ पीछे मेजर कर रहा होता है। हाँ जी, 542 को मैंने 30 किया, हमारे पास आएगा आंसर 512। 92 4 में से 30 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 64। 512, अच्छा ये कंप्यूटर वालों को तो पता होगा ना। 512 को हमने डिवाइड किया 256 से, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारे पास आ गया 128। 128 को हमने डिवाइड किया, ये कंप्यूटर वालों को याद ही हो गया होगा, 64। ओके, अब ये कितनी है? इसको जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं 1/2 लाइफ।
हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम टेकन फॉर एन एक्टिविटी या फॉर ए काउंट रेट या फॉर ए फॉर न्यूक्लियाई, फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, हाफ किया इसका, कितना टाइम हो रहा है? ये जितना टाइम हो रहा है ना वो हमें चाहिए, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये कितना टाइम लगा रहा है? अभी कितनी हाफ लाइफ है? 512 से 64 जाने में हमारे पास कितनी हाफ लाइफ है? 1 2 3, 1 2 3। ये एक हाफ लाइफ होती है, ये एक हाफ लाइफ होती है, ये भी एक हाफ लाइफ होती है। तो 1 2 3, 3 हाफ लाइफ हमारे पास है। कितने टाइम? 3 हाफ लाइफ को कितना टाइम लग रहा है? उसने बताया 12 घंटे लग रहे हैं 3 हाफ लाइफ को। ये आप ऐसे भी समझ लो यार, तो मैं इस तरह कर क्यों रहा हूँ। इस पूरे को लग रहे हैं 12 घंटे, तो इसको लगेगा 4 घंटा, इसको लगेगा 4 घंटा 8, इसको लगेगा 4 घंटा 12, 8 प्लस 8 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे। इसको हम निकाल भी लेते कैसे? 3 हाफ लाइफ 12 घंटे ले रही है, एक हाफ लाइफ कितना लेगी? एक्स कितना आ गया? 4 घंटे। आंसर हमारे पास आ गया 4 आवर्स। सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोटोस्टार बिकम्स अ स्टेबल स्टार? मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम। गलत 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 गलत। जब एक प्रोटोस्टार एक बनता है स्टेबल, स्टेबल कब होता है? स्टेबल कब होता है? स्टेबल तब होता है जब हमारे पास इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जितना क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब टेम्परेचर तब बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जब दोनों चीजें इक्वल हो जाती है तो हमारे पास ये आ जाता है। इसका है बी, प्रोटोस्टार कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिवीजन इंक्रीजेस। गलत है, ये दूसरा स्टेज है। द प्रोटोस्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, तब वो एक्सप्लोड करता है। गलत। क्या फरमा रहे हो? द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन और सम ऑफ द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्लैनेट इज करेक्ट? यार ये तो अब मैं क्या बताऊं। अब मास इंक्रीजेस, एवरेज डेंसिटी इंक्रीजेस। मास इंक्रीजेस, डेंसिटी गलत है, जुपिटर की तो है ही नहीं, गलत है ये तो, फिर गलत हो गया ना। मास कंपेयर्ड विद अर्थ इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन इंक्रीजेस। सही बात है, सही बात है। यस, ए पहले अर्थ का 1 है तो 9.8 है, 320 है तो इंक्रीज किया। फिर मरकरी की कम है तो उसकी कम हुई है। यूरेनस की जो है वो 15 है तो उसकी 10 है, ज्यादा है। सही है, बी है। एवरेज डेंसिटी इंक्रीज, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन डिक्रीजेस। नहीं, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नहीं, बल्कि हम बता ही नहीं सकते। अभी ये डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज किया, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। वी कांट टेल। ओके, ये डिक्रीज किया ना, हाँ 5.5 से डिक्रीज किया तो 3.8 है, वो कम हो गई है। 9.8 से 3.8 नहीं डिक्रीज किया पहले, और जब 1.3 में गई है डिक्रीज किया तो इंक्रीज कर गया। वी कांट टेल। गलत। एज ऑफ यूनिवर्स, दो इक्वेशन हमारे पास। हबल्स लॉ की एक डेफिनेशन, ठीक है, हबल्स लॉ की डेफिनेशन, और ये हबल्स कांस्टेंट की, हबल्स लॉ, हाँ हबल्स लॉ की डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमारे पास ये हो गया स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है। कहाँ गया इधर, ये रहा ओवर टाइम। अब ये हो गया हमारे पास स्पीड, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, तो 1 ओवर टाइम क्या हो गया? हबल्स कांस्टेंट। तो h नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर t नॉट, तो t नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर h नॉट। t नॉट क्या है? एज ऑफ द यूनिवर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 बिलियन ईयर्स। सुभान अल्लाह। आगे, हाँ जी, v इक्वल्स टू, तो हमारे पास इससे ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। h नॉट क्या है? 1 ओवर t नॉट। ओके, तो t नॉट। ओके, फिर हमारे पास एक और फिर हमारे पास और कौन सी बनेगी? ये हमारे पास बन गई। ओके, एज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, टी नॉट, तो ये, हाँ जी, ये भी वही होगी, तो टी नॉट वो बन जाती है ना, टी नॉट वो बन जाएगी, टी नॉट इज इक्वल टू डी ओवर वी। ओके, तो अब ये हो गया हमारे पास, क्या होगा इसके? हमारे पास सी आंसर आ गया इसका भी, 1 ओवर एच नॉट विच इज सी। ओके, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हो गया सारा पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।